बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इसके थीरीज़ लाइक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ के कौन कौन सी थीरीज़ हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके CSS, PMS और PCS से रिलेटेड। ये पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको IPE भी कहा जाता है इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पॉलिटिक्स शेप्स द ग्लोबल इकोनॉमी एंड हाउ द ग्लोबल economy shapes politics. A key focus in IPA is on the distributive consequences of global economic exchange. It has been described as the study of the political battle between the winners and losers of global economic exchange. देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब है कि जब आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जब आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को एक साथ चलता हुआ देखते हैं तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाया जाता है। आगे इसके हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या। आसान अल्फाज में एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा। इसके दूसरी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि दुनिया के अंदर जितने बड़े पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक रीज़न्स होती है, और दुनिया में जितने इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीज़न्स होती है। तो इसे IPA कहा जाता है। इट एग्जामिन्स द इंटरेक्शंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी मैंने बताया ना कि दुनिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए उनके पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, और जितने भी इकोनॉमिक रीजंस होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टेट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टर्स नेविगेट इकोनॉमिक इश्यूज इन द इंटरनेशनल एरेना। ठीक है, अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों ने मिस नहीं करनी। सबसे पहला है वर्ल्ड वॉर 1। ये सारे मैंने लिखे हैं, आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाएगी कि मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये एग्जाम्पल हम कैसे पुट कर सकते हैं, और ये केस स्टडी में भी आप पुट कर सकते हैं। मींस लाइक अगर आपसे कोई पूछता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में तो आप उसके पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह या पूरी हिस्ट्री आप बता सकते हैं। वर्ल्ड वॉर वन की कैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 ये भी एक पॉलिटिकल इवेंट था, और जब ये ताकतवर मुल्क आपस में लड़े तो इनकी भी इकोनॉमीज़ तबाह हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 पे मेरी वीडियो बनी है, वर्ल्ड वॉर 2 पे मेरी वीडियो बनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़, उसमें सब कुछ डिस्कस हुआ है, हिस्ट्री, ममालिक जितने भी इंक्लूड थे, कैजुअलिटीज़, क्या रीज़न्स थे, क्यों हुआ ये जंग, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। ठीक है, खैर, तो जब ये ताकतवर मुल्क आपस में लड़े तो इनकी भी इकोनॉमीज़ तबाह हो गई थी। तो हुआ क्या, USA ने यूरोप के ममालिक पे और जापान पे टैक्सेस, टैरिफ लगा दिए थे, तो उनकी चीज़ें मुल्क में आना बंद कर दिए थे ताकि इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान ना पहुंचे। अमेरिका ने कहा अब कुछ अरसे के लिए मैं मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से मेरी इकोनॉमी तबाह हुई है। इस तरह दूसरे मुल्कों ने भी यही किया, मुल्कों में फैक्ट्रीज़ बंद होने लगी, लोग बेरोज़गार हो गए, और दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, और ये 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 और द ग्रेट डिप्रेशन में आता है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो, और एक और चीज़ अगर हम इसी चीज़ में डिस्कस करें वर्ल्ड वॉर 1 में, जापान एक सिल्क एक्सपोर्टर था, सिल्क वगैरह बेचता था। ठीक है, अमेरिका जो था उसका बायर था, अमेरिका उससे ख़रीदता था, लेकिन अमेरिका ने ख़रीदना छोड़ दिया। ये जो सिल्क था जापान से ख़रीदना छोड़ दिया, तो अब जो जापानीज़ लोग थे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। ठीक है, और उस वक्त जापान में जो था मोनार्की सिस्टम था, मतलब बादशाहत सिस्टम था। नाउ जापान वांटेड रिवेंज। अब जापान ने फैसला किया कि भाई अब मैं बदला लूँगा, किससे, अमेरिका से। दैट इन वर्ल्ड वॉर 2 दे अटैक्ड अमेरिका। तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने किस तरह हमला किया। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने अमेरिकन पर्ल हार्बर, मतलब एक बंदरगाह थी जहाँ पे इसके फ़ौज थे, उस पे जापान ने हमला किया। ड्यू टू दिस अटैक अमेरिका इंटर्ड इनटू वॉर।
इस अटैक की वजह से अमेरिका जो है वर्ल्ड वार 2 के अंदर इंटर हुआ। हालांकि अमेरिका का बिल्कुल माइंड नहीं बना था कि वो वर्ल्ड वार 2 लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड दे ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज। अमेरिका को आया गुस्सा और इस तरह उसमें जो इन्होंने अमेरिकन हार्बर पे हमला किया था, यानी अमेरिकन बंदरगाह पे जब जापानीज़ ने हमला किया तो उसमें तकरीबन अमेरिकन फ़ौज के आई थिंक 2500 के 2200 जो क्या कहते हैं फ़ौज थी वो मारी गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका को आया गुस्सा, अमेरिका सबसे पहले इंटर हुआ किसमें, वर्ल्ड वार 2 में। और इस तरह इन्होंने डायरेक्ट फिर जापान पे हमला किया। जापान के 2 सिटीज़ पे इन्होंने एटॉमिक बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है। एंड दोज टैक्सेस विच यूएसए हैज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन जापान, दोज वर कॉल्ड स्मूथ एंड हाउली टैरिफ, ठीक है, ठीक है। तो जापान पे फिर टैक्सेस लगाए गए थे, ठीक है। और वो टैक्सेस कौन से थे, जब जापान पे लगाए गए थे, किसने लगाए थे, यूएसए ने। उन टैक्सेस को क्या कहा जाता है, स्मूथ SMOOTH एंड हैविली टैरिफ HAWLEYTARIFF। टैरिफ का मतलब भी ये टैक्स वगैरह को कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 6 डे वॉर। इस तरह 1967 में अरब इसराइल वॉर हुई थी, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, जहाँ पे कुछ अरब ममालिक जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल अकेले इनके ख़िलाफ़, ये सारे ममालिक इंक्लूड थे, और इसराइल अकेला इनके ख़िलाफ़ लड़ रहा था। लेकिन उन्हें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसराइल को खूब सपोर्ट दी थी उस वक्त। और इस तरह तो ठीक है, तो ये वॉर किसने जीती थी, इसराइल। इसी तरह अगर हम देखें, ये 1961 की बात हुई, योम के पर वॉर 1973। एक और वार हुई थी जिसको हम याम किप्पोर वॉर 1973 में हुई। इसमें भी इन्हीं अरब रियासतों का इसराइल के साथ जंग हुई, जिसमें इसराइल ने इनको हरा दिया था। एक तो 1967 में अरब जो ममालिक थे उनको इसराइल ने हराया था, उसके पीछे क्या था, अमेरिका ने सपोर्ट दी थी। इसी तरह 1973 में फिर इनकी लड़ाई हुई थी और इस तरह फिर इसराइल इनको हरा देता है। लेकिन इसके पीछे कौन होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी अमेरिका वगैरह होते हैं। 1973 में फिर क्या होता है, मुस्लिम्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसराइल को जो है बार बार सपोर्ट अमेरिका से मिल रही है, यानी वेस्टर्न कंट्री से मिल रही। तो मुस्लिम्स ने क्या किया, 1973 में मुस्लिम्स ने देखा कि इसराइल को सपोर्ट कर रही है वेस्टर्न, तो उन्होंने एक इजलास बुलाया था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको हम OPEO भी कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने फ़ैसला किया कि आज के बाद इन वेस्टर्न का तेल बंद कर देंगे, और इस तरह बंद कर दिया था, जिसको हम 1973 ऑयल एम्बार्गो भी कहते हैं, ठीक है। ऑयल एम्बार्गो इन 1973, जब ये तेल वगैरह बंद कर दिए थे। इस तरह इन ममालिक की इकॉनमी डाउन हुई, मतलब जो वेस्टर्न ममालिक थे उनकी इकॉनमी डाउन हुई। और इस तरह यूएसए ने मुस्लिम ममालिक से कहा कि आज के बाद हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो मुस्लिम ममालिक ने एक इकोनॉमिकल टूल का यूज़ करके इनसे पॉलिटिकल कंपनसेशन ली। अब आप देख लें कि किस तरह पॉलिटिक और इकोनॉमी एक साथ चल रहे हैं। इस तरह एक और अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 to 8, ठीक है, ये भी एक क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और ये स्टार्ट हुआ था यूरोपियन ममालिक से और पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। और इसका असर मिडल ईस्ट पे भी हुआ था, और लोगों ने सोशल मीडिया का यूज़ किया और कहा कि मुल्क में हमें डेमोक्रेसी को शो करना है, क्योंकि ये बादशाहत, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कभी हमारे मुल्क नहीं ला सकती। तो उस कैंपेन का नतीजा ये निकला कि तंजिया एक मुल्क का नाम है, तंजिया से एक वेव स्टार्ट हुई जिसे अरब स्प्रिंग वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वेव जो थी, तंजिया, यमन, सीरिया, इजिप्ट, ठीक है, बहरीन और लिबनान, जॉर्डन में डेमोक्रेसी की एक वेव शुरू हुई। मतलब ये वेव इन ममालिक में भी शुरू हुई थी, और कुछ मुल्कों में ये कामयाब हुई, जैसे तंजिया में जो था ये जो वेव था ये कामयाब हुआ था, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। इजिप्ट में कुछ अरसे के लिए डेमोक्रेसी उसके बाद ख़त्म हुई, लेकिन कुछ तबाही के लपेट में आ गए थे, जिसमें सीरिया आई,
मतलब आज भी सीरिया के अगर हम हालात देखें तो सीरिया के हालात अच्छे नहीं हैं। मतलब आज तक ये ममालिक तबाह बर्बाद हो चुके हैं और ये क्यों हुई, लोग इकोनॉमिकल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो दोस्तों ये तो था सिंपल 10 मिनट में मैंने आप लोगों को एक पूरा क्लियर कंसेप्ट दिया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी किसे कहते हैं। अब आते हैं इसके थीरीज़ की तरफ। थीरीज़ में सबसे पहला थीरी है मर्सेंटलिज्म, जिसको हम इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं। मर्सेंटलिज्म वाज द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम द 16th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी। मतलब ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जो एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम था 16 से 18 सेंचुरी तक। मर्सेंटलिज्म वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आवर नेशंस वेल्थ एंड पावर वर बेस्ट सर्व्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स। आपने ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये जो मर्सेंटलिज्म का कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेट करनी है, यानी वेल्थ इकट्ठा करनी है और इससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हेंस करनी है। ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट है, मर्सेंटलिज्म और इकोनॉमिक रियलिज्म का। अब मर्सेंटलिज्म में फिर एक और कंसेप्ट आता है क्लासिक मर्सेंटलिज्म का। क्लासिक मर्सेंटलिज्म जिसको हम ट्रेड की फॉर्म में लेंगे, मतलब ट्रेड इसमें आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ये कहती है कि वेल्थ कैसे एक्युमुलेट की जाए। मतलब क्लासिक मर्सेंटलिज्म क्या कहती है कि वेल्थ यानी जो दौलत है, जो पैसा है, उसको कैसे एक्युमुलेट किया जाए, ये हमें तरीका बताती है। और तरीका ये बताती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें दूसरे मुल्कों को भेजनी है और उनसे चीज़ें कम से कम ख़रीदनी है। ज़्यादा पैसा आएगा और जितने कम ख़रीदेंगे पैसा उतना ही रिटेन रहेगा। तो इससे आप अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड मैस प्रोडक्शन। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट है, मतलब यही क्लासिक मर्सेंटलिज्म में आता है। बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करें तो उसके कॉस्ट कम आएगी। मतलब ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल और मैस प्रोडक्शन है, इसका क्या मानना है कि बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करें तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद है टैक्सेस, टैरिफ और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़। इसका कंसेप्ट क्या है, बाहर के मुल्कों के ऊपर टैक्सेस, टैरिफ लगाया जाए। ये जो टैक्सेस, टैरिफ, ये दोनों का कंसेप्ट एक है, मतलब टैक्स को कहा जाता है। ठीक है, टैरिफ का मतलब ये है कि जब बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो उस पर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं उसको हम टैरिफ कहेंगे। और जो टैक्सेस है वो तो आपको बेहतर पता है, अपने मुल्क में या जो बाहर से आ रहे हैं उसको भी कहते हैं। खैर, टैक्सेस, टैरिफ और प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि बाहर के मुल्कों के ऊपर जो टैक्सेस, टैरिफ है लगाया जाए, मतलब उनकी चीज़ों पे ये जो है चीज़ें लगाई जाए और प्रोटेक्ट करे अपनी इंडस्ट्री को। और ये तब पॉसिबल है जब आपके आवाम दूसरे मुल्कों से आने वाली चीज़ों पर टैक्सेस देखेंगी तो वो मजबूर होंगी आपके मुल्क की चीज़ें ख़रीदने पे। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो फोर्थ पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या कहा गया है कि पॉपुलेशन बढ़ानी है ताकि उस पॉपुलेशन को एक चीप लेबर के तौर पे यूज़ करें, मतलब किया जाए। ठीक है, या उसको करें जब एक चीप प्रोडक्ट, ताकि वो एक चीप प्रोडक्ट बना सके और दुनिया को बेच सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये तो था कंसेप्ट क्लासिक मर्सेंटलिज्म का। अब आते हैं नियो मर्सेंटलिज्म का। देखो, क्लासिक मर्सेंटलिज्म में 4 चीज़ें हमने डिस्कस की: ट्रेड, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड मैस प्रोडक्शन, टैक्सेस, टैरिफ और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ और इसी तरह पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आते हैं नियो मर्सेंटलिज्म में। नियो मर्सेंटलिज्म में हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं: नॉन टैरिफ बैरियर्स, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आउटसोर्सिंग। सो एक एक को डिस्कस करते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसका मतलब क्या है? देखो, ये कहती है कि आप नॉन टैरिफ जो और बैरियर्स हैं, ठीक है, इन ये चीज़ें यानी टैक्सेस वगैरह लगा दें दूसरे मुल्कों पे। दूसरे मुल्कों से जो आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन पर नॉन टैरिफ टैक्सेस लगा दें। मसलन उनकी इंस्पेक्शन सख्त कर दे, बिल्कुल माइनर से भी अगर उसमें फ्लॉ नज़र आए उसको वहीं से वापस भेज दें, मतलब हर्डल्स क्रिएट करें। उससे क्या होगा कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वायलेशन करोगे। ठीक है, तो इस तरह जो है जब आप ये करोगे तो ऑब्वियसली वो मजबूर होंगे। अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट इसका जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का क्या मतलब है? इसके इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसको प्रोमोट करे। मसलन पाकिस्तान अगर कोई चीज़ बनाता है तो आप एक कैंपेन चलाएं,
बाय पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी। नेशनलिज़म का मतलब यही है अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करना। समटाइम नेशनलिज़म जो है मुल्क के लिए एक ख़तरा भी बन जाता है। मतलब आप किसी दूसरे मुल्क को बर्दाश्त नहीं करते, आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इकोनॉमिक नेशनलिज़म का क्या मतलब है कि जो बाय पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी, मतलब जो पाकिस्तान में बन रहा है पाकिस्तानी बनो और पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक नेशनलिज़म में आता है। इससे क्या होगा, पैसा आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा, आप बाहर की चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। आउटसोर्सिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे यूरोप के ममालिक एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट से लेबर इंपोर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मुल्क की पॉपुलेशन ख़त्म होती जा रही है, उन्हें लेबर्स की ज़रूरत है। मतलब बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना बंद कर दें। ठीक है, तो ये जो है आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट है। तो दोस्तों, हमने पहली थ्योरी डिस्कस कर ली, मार्सेंटलिज़म, जिसको हम इकोनॉमिक रियलिज़म कहते हैं। मार्सेंटलिज़म के फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्लासिक मार्सेंटलिज़म और न्यू मार्सेंटलिज़म। फिर इनके भी 4 आगे कंसेप्ट हैं। ठीक है, मतलब ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे और इसके भी 3 कंसेप्ट हैं। दूसरी थ्योरी है हमारे पास इकोनॉमिक लिबरलिज़म। इकोनॉमिक लिबरलिज़म, अगर हम इसकी बात करें, इकोनॉमिक लिबरलिज़म इज़ एक्चुअली अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी दैट supports a market economy based on individualism and private property in the means of production. Adam Smith is considered one of the primary initial writers on economic liberalism, and his writing is generally regarded as representing the economic expression of 19th century liberalism up until the Great Depression and rise of Keynesianism. In the 20th century, historical economic liberalism arose in response to feudalism and mercantilism. देखो, अब इसको समझते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज़म है क्या। ये 2 लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई। इकोनॉमिक लिबरलिज़म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? 2 लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, सो इकोनॉमिक लिबरलिज़म में फिर हमारे पास फर्दर एक और टाइप आ जाती हैं, जिसमें हम क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज़म कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लासिक मार्सेंटलिज़म थी, यहाँ पे इसको क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज़म कहते हैं। और इसमें क्या था, मतलब ये भी हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज़म और क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज़म दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट ये थोड़ा सा काउंटर करती है। काउंटर किस चीज़ को करती है? दूसरी थ्योरी को, मार्सेंटलिज़म को। ये 2 लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई। मतलब ये जो क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज़म, ये 2 लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक एडम स्मिथ था और दूसरा था डेविड रिचर्डो। एडम स्मिथ जो है 1776 में किताब लिखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये कहते हैं कि दुनिया में हर मुल्क को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करे, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। मतलब फ्री ट्रेड, फ्री इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ पीपल्स एंड इंफॉर्मेशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर टैक्सेस ना लगाए, टैरिफ्स ना लगाए, तो इससे एब्सोल्युटली गेन होंगे। डेविड रिचर्डो ये कहते क्या किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए और हर मुल्क के पास कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए। इसका कंसेप्ट ये है कि एक मुल्क एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज हो, इस तरह दूसरे मुल्क भी किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज हो, तो इससे इंटरडिपेंडेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। मतलब ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, इसका मतलब क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कंसेप्ट ये कि भाई फ्री ट्रेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट की उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को कोई भी उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, फ्लो ऑफ पीपल होना चाहिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रेड होनी चाहिए, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगने चाहिए। बस अगर पाकिस्तान से कोई अफ़गानिस्तान में चीज़ें भेज रहा है या पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में भेजी जा रही है तो उस पर कोई टैक्सेस नहीं होने चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इंडिया से चीज़ें आ रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह अगर पाकिस्तान की चीज़ें इंडिया जा रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये किस चीज़ का, ये कंसेप्ट कौन दे रहा है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो था रेफर्स टू स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइज फ्री ट्रेड, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, minimal government intervention in the economy and the importance of individual liberty and property rights. It advocates for policies such as open markets, मतलब free trade होनी चाहिए, deregulation and the removal of barriers to trade, मतलब एक बैरियर जो हम लोग समटाइम्स कहते हैं कि भाई बॉर्डर पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।
कुछ भी चेक नहीं करना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लासिक इकोनॉमिक लिबरल्स बिलीव दैट अलाउइंग मार्केट्स टू ऑपरेट फ्रीली विल लीड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और ये इनका ये मानना है कि जब आप लोगों को कहेंगे फ्री ट्रेड करें तो इससे अमन आएगी, इससे खुशहाली आएगी मुल्कों में। उसके बाद है नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये तो क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म थी। नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कंसेप्ट कुछ यूँ है, इट काउंटर्स क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट मिनिमम इंटरफेरेंस। ये जो थीरी है नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये थोड़ा काउंटर करती है किस चीज़ को, क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म को। इसमें आप लोगों को याद होना चाहिए कि क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म में इन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ फ्री होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इसको किस तरह काउंटर करती है। ये जो क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म को थोड़ा सा काउंटर करती है, ये कहती है कि दुनिया में ज़रूरत है कि गवर्नमेंट्स की मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ये कहती है कि गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इकोनॉमिकली किसी को लिबरलाइज़ कर देंगे तो वहाँ मसाइल पैदा होंगे। मसाइल किस तरह पैदा होंगे, वहाँ उस मुल्क के अंदर एक छोटा सा तबका अमीर से अमीर तर होता जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब एक गवर्नमेंट रेगुलेट करना छोड़ देती है मार्केट को, तो वहाँ से फिर अंडरग्राउंड जो है एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, वहाँ से स्मगलिंग शुरू होती है, ठीक है। सपोज़ अगर बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी ना हो तो ओबियसली स्मगलिंग होगी, बहुत कुछ होगा, दहशतगर्दी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये काउंटर करती है किस चीज़ को, क्लासिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म को। ये थीरी जो है उस चीज़ को काउंटर कर रही है। मतलब उस थीरी में उन्होंने कहा था कि भाई गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहती है कि भाई गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरवेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से फिर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ शुरू होती है, वहाँ से स्मगलिंग शुरू होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होगी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे मसाइल शुरू होते हैं। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट से मुराद इंटरनल गवर्नमेंट, जहाँ पर जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन इदारों को गवर्नमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब इनको भी गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। ये वैसे नॉन एक्टर्स में आते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में। सो ये था कंसेप्ट किस चीज़ का था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। अब आते हैं हमारे पास जो लास्ट थ्योरी है वो है मार्क्सिस्ट लिबरलिज्म। मार्क्सिस्ट लिबरलिज्म किसे कहते हैं, इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ कैपिटलिज्म इन शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस, इट एम्फसाइज हाउ द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटलिस्ट ड्राइव्स एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी and imperialism on a global scale. Key concepts include unequal exchange, dependency theory, and the role of multinational corporations in perpetuating capitalist exploitation across borders. ये obviously कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। इसमें मतलब ये बताया गया है कि भाई जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो बेचारे गरीब ही रहते हैं, वो ना कोई आगे बढ़ते हैं, वो अपनी जगह पे अपने उसी काम में लगे रहते हैं। सो ये थ्योरी क्रिटिक है, ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये थ्योरी क्रिटिक है मर्सेंटलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे, और ये कहती है कि इसने दुनिया के ऊपर इनइक्वालिटीज़ फैलाई है। मर्सेंटलिज्म ने एक छोटे तबके को फ़ायदा पहुंचाया है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म से उन्हीं ममालिक को फ़ायदा हुआ जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। जो गरीब ममालिक हैं उनको तो ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मतलब पाकिस्तान है, अगर हम इस पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो फ्री ट्रेड से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास बेचने को कुछ है ही नहीं। मार्क्सिज्म की जो क्लासिक मार्क्सिज्म है वो एक कंसेप्ट देती है डायलेक्ट्रियल मेट्रलिज्म की। ये जो क्लासिक मार्क्सिज्म, अब इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक है, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। सो ये कंसेप्ट देती है डायलेक्ट्रियल, ये यहाँ पे लिखा भी है, डायलेक्टिकल मेट्रलिज्म का। सो ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि ये दुनिया बार बार इवॉल्व हो रही है। हिस्ट्री जो है वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर गुजर रही है। दुनिया चेंज हो रही है, जैसे जैसे ये दुनिया चेंज हो रही है मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो रहे हैं। आज से पहले लोग गुज़र बसर कर रहे थे हंटिंग और फिशिंग पे, लेकिन अब प्रोडक्शन लाइक एग्रीकल्चर या मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर वगैरह ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुके हैं। आज मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इसी तरह सोशल क्लासेस इमर्ज होती गई। सबसे पहले सोशल क्लास आई फ्यूडलिज़म। उस फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़ एक ताकत खड़ी हुई जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, और उसको साइड पे कर दिया था। और आज कैपिटलिस्ट क्लास जो है डोमिनेंट क्लास है। कार्ल मार्क्स जो है जिसने ये थीरी दी है, मार्क्सिज्म थीरी, ठीक है, उसने क्या, वो कहते हैं कि एक टाइम आएगा कि जिस तरह से हिस्ट्री इवॉल्व हो रही है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से सोशल क्लासेस बदल रहे हैं, दुनिया में कैपिटलिस्ट क्लास के ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन आया गया है। एक मज़दूर तबका इनके ख़िलाफ़ खड़ा होगा और मज़दूर तबका इमर्ज होगा और दुनिया में क्लासलेस यानी सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो ये था कंसेप्ट किस चीज़ का, नियो मार्क्सिज्म का, क्लासिक मार्क्सिज्म का, या डायलेक्ट्रियल मेटेरियलिज्म, जिसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं जो लास्ट कंसेप्ट है वो है नियो मार्क्सिज्म का। नियो मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी means using never versions of Marxist ideas to understand how money and power work on a global scale. It looks at things like big companies, global finance, and how some places are richer while others are poorer, all through a critical lens that aims for fairness and equality. अच्छा, ये थ्योरी किस चीज़ के बारे में, ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था एंटोनियो ग्राम्सी, जिन्होंने एक बुनियाद रखी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स की, और ये एक इटालियन प्रोफेसर थे, ठीक है, फ़िलासफ़र थे सॉरी। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर आज जो हमें सॉवरेनिटी का कंसेप्ट नज़र आता है, एक मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर रहा है, एक मुल्क अपने फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, ये सब लड़ाइयाँ, ये सब कंपटीशन दरअसल मुल्कों के दरमियान नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये सब लड़ाइयाँ, ये सब कंपटीशन दरअसल मुल्कों के दरमियान नहीं है, ये सोशल क्लासेस के दरमियान है। एक मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करता होगा, असल में वो मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर रहा होता, बल्कि उसमें एक छोटी सी जो क्या कहते हैं, छोटी सी एलिट वो अपने नेशनल यानी इंटरेस्ट अचीव कर रही है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट अचीव कर रही है। एक मुल्क जंग लड़ रहा होगा, उस जंग में उस एलिट को फ़ायदा होगा, उसके वेपन सेल हो रहे हैं। ठीक है, और नियो मार्क्सिस्ट कहती है कि अगर आपने इस छोटे से तबके से निजात देनी है तो ये कंसेप्ट देते हैं इंसेप्शन का। दो सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन का। ठीक है, रेवोल्यूशन का कंसेप्ट लाना होगा। ये जो हेजेमनी है इसको काउंटर करना होगा, काउंटर द हेजेमनी, उसके लिए एक आम आदमी को खड़ा होना होगा। दूसरा कंसेप्ट देते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन का। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो हमें आज ग्लोबलाइजेशन है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करना है। ठीक है, और इसके लिए मूवमेंट्स चलानी चाहिए दुनिया में, जैसे येलो वेस्ट मूवमेंट चली जो फ्रांस में चली थी, वो एक एंटी ग्लोबल मूवमेंट थी, तो वो इंस्पायर्ड थी नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच से या नियो मार्क्सिस्ट थीरी से। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट था रिवोल्यूशन का, दूसरा जो था किस चीज़ का था, एंटी ग्लोबलाइजेशन का। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। इसके 3-4 और थीरीज़ हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये 3 थीरीज़ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे थीरीज़ में एक है इम्पेरियलिज्म, डिपेंडेंसी थीरी, वोल्ट सिस्टम थीरी, इंटरडिपेंडेंस थीरी। तो ये 4 थीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जुड़िए रहेगा चैनल से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।